नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 305 से नई श्रृंखला की शुरुआत हुई है और यह श्रृंखला है वीरप्पन की। वीरप्पन की पहचान बताने की जरूरत तो है नहीं, तो आज वीरप्पन की चौथी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 308 में। आपने 307 में सुना कि किस तरीके से वीरप्पन ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्राधिकारी जो एसटीएफ में शामिल हुए थे, वीरप्पन को गिरफ्तार करने, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाली टीम में पी श्रीनिवास को हलाक किया और पी श्रीनिवास की मुंडी को फुटबॉल बनाकर खेलता रहा। तो देखिए, आगे की जो कहानी है, आज की कहानी है, वह और भी भयावह है। आप सोच नहीं सकते कैसे एक पिता अपनी 1 साल की बेटी की हत्या भी कर दे सकता है अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन यह वीरप्पन था। देखिए, जब वीरप्पन बनने की ओर आगे बढ़ा तब उसकी शादी नहीं हुई थी और 1986 में जब वह गिरफ्तार किया गया, फिर भाग गया, तब भी शादी नहीं हुई थी। वीरप्पन जब जंगल में घुसा, गैंग बना लिया, भाग कर आया था पुलिस की कस्टडी से, तो बहुत लंबे समय तक वीरप्पन यह मानकर चलता रहा कि हमें औरत से और शराब से दूरी बनाकर रखनी है। यदि हम औरत और शराब से दूरी बनाकर रखेंगे तो हम लंबा चलेंगे। यदि औरत और शराब के पचड़े में फंसेंगे तो सरकारी कुत्ता कहता था वो एसटीएफ वालों को, पुलिस वालों को, इनके जाल में फंस जाएंगे। लेकिन जो इसका वचन था, जो इसकी प्रतिज्ञा थी वीरप्पन की, वह बहुत दिनों तक कायम नहीं रह पाई। देखिए, जंगल के भीतर ही एक गांव और भी था, जिस गांव का नाम था निरुपुर। तो उस निरुपुर गांव में वीरप्पन का आना जाना था। एसटीएफ वाले तो खोज ही रहे थे। तो यह एसटीएफ बनने के पहले की भी कहानी है। तो निरुपुर गांव में आने जाने के क्रम में मुथु लक्ष्मी नाम की एक लड़की पर इसका दिल फिदा हो गया। मुथु लक्ष्मी निरुपुर गांव की रहने वाली, वह भी इस बात को नोटिस करने लगी थी कि यह जो वीरप्पन है, छरा बदन है, लंबी लंबी मूछें हैं, यह गांव में सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने आता है। इसकी निगाहें मुझे घूरती रहती है। वह वीरप्पन का इंतजार करने लगी। अब वीरप्पन को वह भी दिल दे बैठी थी। उसे यह भी अच्छा लगता था कि वीरप्पन का प्रभाव, वीरप्पन का आतंक इतना है कि गांव वाले उससे डरते हैं। तो देखिए, वीरप्पन और मुथु लक्ष्मी में अब प्यार तो हो बैठा और इस बात को गांव वाले भी जानने लगे थे। मुथु लक्ष्मी के माता पिता को भी इस बात की खबर लग गई थी। लेकिन मुथु लक्ष्मी के माता पिता अपनी बेटी की शादी वीरप्पन से कराने को तैयार नहीं थे, पर आग्रह ही कर सकते थे, अनुनय ही कर सकते थे, विनय ही कर सकते थे, क्योंकि वीरप्पन तो आतंक बन गया था। तो वीरप्पन को मुथु लक्ष्मी के माता पिता ने समझाने की कोशिश की कि देखो, मुथु लक्ष्मी का पीछा छोड़ो, मुथु लक्ष्मी की शादी रिश्तेदारी में ही तय हो गई है, बहुत जल्द ही शादी होने वाली है। लेकिन वीरप्पन नहीं माना और उधर मुथु लक्ष्मी भी दिल दे बैठी थी और परिणाम यह निकला कि कुछ महीने बाद दोनों ही भाग गए। वीरप्पन का ठिकाना तो जंगल में बन ही चुका था, अब यह भी जंगल में घुस गई, घनघोर जंगल में, उस जंगल में जहां वीरप्पन का आश्रय था। और फिर खबर यह आई कि जंगल के ही एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। तो अब मुथु लक्ष्मी वीरप्पन की पत्नी बनकर वीरप्पन के साथ जंगल में ही रहने लगी। एसटीएफ और पुलिस वाले पीछा कर रहे थे।
कहा यह जाता है, खबर यह है, जानकारी यह है, जो रिसर्च है, जो केस स्टडी है, आगे हम कुछ केस नंबर्स भी आपको बताएंगे कि मुथु लक्ष्मी जंगल के भीतर ही प्रेग्नेंट हो गई और जब गर्भवती हो गई, मां बनने की ओर बढ़ चली, तो करीब 8 महीने तक वह जंगल में ही रही वीरप्पन के साथ। लेकिन तब स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि वीरप्पन के ठिकाने पर मुथु लक्ष्मी अपने संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। इस बात को वीरप्पन ने भी समझा और उसने मुथु लक्ष्मी को बाहर भेज दिया, मतलब फिर से गांव में। कहां गांव में? निरुपुर, जो मुथु लक्ष्मी का माता पिता का घर था। तो 8 महीने की गर्भवती होकर मुथु लक्ष्मी अपने गांव लौटी, पिता के पास, माता के पास। उन्हें इस बात का, माता पिता को, तब तक वीरप्पन की तलाश, वीरप्पन की खोज बहुत तेज हो चुकी थी। यह लगने लगा कि मुथु लक्ष्मी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और इस प्रकार से वह अपने संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। तो देखिए, माता पिता तो माता पिता होते हैं, उनके लिए नाती या नतनी का जन्म होना था। तो वे अपनी बेटी को लेकर, मुथु लक्ष्मी को लेकर चेन्नई चले गए और चेन्नई में पुलिस के सामने, पुलिस गिरफ्तार करती इसके पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर करा दिया मुथु लक्ष्मी का। तो वहां पुलिस वालों ने मुथु लक्ष्मी को औरतों के एक हॉस्टल में रखा और मुथु लक्ष्मी की गतिविधियों थोड़ी आजादी भी दी गई, क्योंकि निशाना तो वीरप्पन तक पहुंचना था। मुथु लक्ष्मी पर नजर रखा जाने लगा और औरतों के इसी हॉस्टल में, जहां एसटीएफ वाले भी रहा करते थे निगहबानी के लिए, दूर से पता नहीं चलता था, मुथु लक्ष्मी ने पहली औलाद को जन्म दिया, जिसका नाम एसटीएफ के ही एक ऑफिसर शैलेंद्र बाबू ने विद्या रानी रखा। तो यह वीरप्पन की पहली संतान हुई, आज भी है। आपको पता है कि 2020 में इस विद्या रानी ने बीजेपी को ज्वाइन किया तमिलनाडु में। तब वह बच्चों के लिए एक स्कूल चला रही थी और आज की तारीख में वह बीजेपी के साथ एक तरीके से एक्टिविस्ट बनी हुई है। तो खैर, विद्या रानी का जन्म हो गया। औरतों के हॉस्टल में ही रह रही थी मुथु लक्ष्मी। एसटीएफ वालों को अब नई रणनीति का ख्याल आया। लगा कि मुथु लक्ष्मी को फिर से निरुपुर, मतलब उसके माता पिता के घर भेज देते हैं। किसी न किसी बहाने वीरप्पन अपनी बेटी से, नवजात बेटी से मिलने आएगा, हम वहीं इर्द गिर्द होंगे, उसकी जानकारी मिलेगी और वीरप्पन को दबोच लिया जाएगा, जिंदा या मुर्दा। तो इस रणनीति के तहत मुथु लक्ष्मी को गांव भेज दिया गया, लेकिन वीरप्पन नहीं आया। हां, एक दिन ऐसा जरूर हुआ कि वीरप्पन के लोग, वीरप्पन के कुछ खास लोग निरुपुर गांव पहुंचे, वीरप्पन के ससुराल में, मुथु लक्ष्मी से मुलाकात की और मुथु लक्ष्मी को यह बात समझाई कि देखो, वीरप्पन ने तुम्हें जंगल बुलाया है, वीरप्पन को तुम्हारी जरूरत है, तुम बिटिया को नाना नानी के पास छोड़ दो और जंगल वीरप्पन के पास चले जाओ। आपको यह भी खबर है कि वीरप्पन की बहन मरियम्मल उर्फ मारी, जिसका नाम था, उसे भी एसटीएफ वालों ने इस बिना पर अपने कब्जे में लिया था कि उसने मुथु लक्ष्मी को जंगल भगाने में मदद की है। इसके परिणाम स्वरूप जो उसे यातना दी गई, बाद में मारी ने, मतलब वीरप्पन की बहन ने, खुदकुशी कर ली थी कीटनाशक दवा खाकर। तो खैर, वीरप्पन का बुलावा आ चुका था, पर मुथु लक्ष्मी कुछ महीने तक जंगल नहीं गई। लेकिन जब बार बार बुलावा आने लगा तो वह एक दिन जंगल भाग गई और अपनी बेटी को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। अब वह जंगल में वीरप्पन के साथ ही रहने लगी। फिर वहां मुथु लक्ष्मी मां बनने को हो गई, मतलब अब वीरप्पन को दूसरी संतान को जन्म देना था। तो अब
जो दूसरी संतान को जन्म देना था, जंगल के भीतर ही देना था। स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि वीरप्पन वापस अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी को बाहर भेज सके। तो जो केस स्टडी है, जो जानकारी है, मुथुलक्ष्मी ने जंगल के भीतर ही वीरप्पन के ठिकाने पर 1992 में 1992 में दूसरी बेटी को जन्म दिया। लेकिन यह दूसरी बेटी जिसने जन्म लिया, उससे वीरप्पन प्रसन्न नहीं था। वीरप्पन के लिए यह दूसरी बेटी खुशी लेकर नहीं आई थी, बल्कि चिंता का कारण बन गई थी। आपको लगेगा मैं ऐसी बात कैसे कह रहा हूं, तो देखिए ऐसी बात मैं कैसे कह रहा हूं, इसका प्रमाण यह है कि एक थाना है जो उस इलाके में, जिस थाने का नाम है बुरगुर पुलिस स्टेशन। तो इसमें 17 जुलाई 1993 को, तारीख मैं बता रहा हूं 1993 को, एक एफआईआर दर्ज हुई जिसका नंबर है 17/1993 और आईपीसी की धारा है 302। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई, यह वीरप्पन के एक सहयोगी जो डकैत था, जिसका नाम था निथिपुरम चिन्नास्वामी, उसके बयान पर दर्ज हुई थी। और जो कबूलगी है वह हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो जैसा मैंने बताया, देखिए अब यह बात एसटीएफ को इसी डकैत निथिपुरम चिन्नास्वामी बता रहा है कि जब दूसरी संतान का जन्म हुआ तो वीरप्पन चिंतित रहने लगा, क्योंकि तब तक वीरप्पन का जो गैंग है 100 से अधिक लोगों का हो चुका था और इस गैंग में बहुत सी जवान और बहुत सी बूढ़ी औरतों को भी कई कारणों से शामिल किया गया था। लेकिन औरतों को शामिल किए जाने से असल यह हुआ था कि गैंग का जो मूवमेंट था, ठिकाना यहां से वहां बदलना था, उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। और उधर एसटीएफ वाले लगातार अपने मुखबिरों के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही थी उनके पास, वीरप्पन के घर, वीरप्पन के ठिकाने के करीब पहुंचते जा रहे थे। देखिए इस बात की स्वीकारोक्ति है ये जो निथिपुरम चिन्नास्वामी है कि वीरप्पन ने इस बात को महसूस किया। तब वीरप्पन का जो घर था, वीरप्पन का जो सुरक्षित किला था, ठिकाना था, वह था जंगल के भीतर बोडामलई में। तो वीरप्पन यह महसूस करने लगा था कि जो हमारा ठिकाना है बोडामलई में, उसके बहुत करीब एसटीएफ वाले आ गए। वीरप्पन ने अपने ठिकाने को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया था कि उसने सभी तरफ से वहां तक पहुंचने के जो भी रास्ते थे, रास्ते में लैंडमाइंस बिछा रखा था, बारूदी सुरंग, कि जैसे ही आहत मिले वह उस बारूदी सुरंग का विस्फोट रिमोट से कर दे। आपको हमने पहले भी कहानी में बताया है कि किस तरीके से वीरप्पन ने पुलिस वालों के दस्ते को उड़ाया था। 3 पुलिस वाले तो ऐसे उड़े कि उनकी लाश के चिथड़े यहां वहां फेंके गए थे। लेकिन इस बार स्थितियां ज्यादा विकट थी। विकट इस रूप में थी कि ये जो एसटीएफ वाले थे अत्याधुनिक संसाधनों से लैस थे और वे बोडामलई गढ़, जो वीरप्पन का ठिकाना था, वहां पहुंचने के 3 रास्तों पर, पहुंचने या भागने जो भी कह लें, उन 3 रास्तों पर कब्जा कर चुके थे और रास्ते में जो भी लैंडमाइंस बिछी हुई थी उसे हटा चुके थे। तो अब वीरप्पन के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था कि वह जंगल के और भीतर जाए। बाहर की ओर तो आ नहीं सकता था क्योंकि बाहर के रास्ते पर एसटीएफ वाले बिछ चुके थे। तो अब वह बोडामलई से आगे जंगल के भीतर और धिम्बम की ओर बढ़ता चला जा रहा था, घने जंगलों की ओर। लेकिन जो वीरप्पन के मुखबिर थे वे इस बात की सूचना दे रहे थे कि एसटीएफ वाले भी लगातार हमारी ओर आगे बढ़ते आ रहे हैं, पहुंचते आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि गिरोह के भीतर कई बूढ़ी और जवान लड़कियों को भी, औरतों को भी शामिल किया गया था। अब अचानक
बीरप्पन को ख्याल आया अपनी नवजात बेटी का। बीरप्पन को लगा कि जब एसटीएफ वाले इतने करीब पहुंच रहे हैं, ऐसे में मेरी यह नवजात बेटी मेरे लिए खतरे की घंटी है। उसे लगा कि जब एसटीएफ वाले करीब आ जाएंगे, वे ठिकाने तलाशेंगे, हम घनघोर जंगल में छुपे होंगे, उन्हें तलाशना होगा, तभी यह बेटी, मेरी बेटी, नवजात बेटी, अभी साल भर की करीब हुई होगी, यदि रो देगी, चिल्ला देगी, तो फिर तो हमारा नाश ही हो जाएगा, सफाया ही हो जाएगा। तो बीरप्पन ने अब इस तरीके से अपनी नवजात बेटी को देखना शुरू किया। उसे यह बात समझ में आ गई कि जब बच्चे रोते हैं तो आवाज जो निकलती है जंगल में, वह बिल्कुल बिजली के कड़कने की तरह निकलती है और दूर तक सुनाई पड़ती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। एक हिसाब भी बताया गया है कि बच्चे जब रोते हैं, तेज रोते हैं, तो उनके रोने की जो आवाज होती है, बिजली कड़कने की आवाज से महज 10 dB कम होती है और रोने की आवाज 100 dB होती है। तो बीरप्पन को लगा कि अब तो यह बेटी जो मेरी है, जिसे मुथुलक्ष्मी ने जन्म दिया है, वह मुझे मरवा ही देगी। तो अब क्या करें? छुपने की जगह बहुत अच्छी हो, फिर भी यह खतरे की घंटी है और इसे मुंह ढक कर भी चुप नहीं कराया जा सकता है बच्ची को, यह तो समझते ही है। तो यह सब सोचा ही जा रहा था कि अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि बीरप्पन के गिरोह ने दुश्मन के आने की आहट सुनी, मतलब एसटीएफ के, जिसे सरकारी कुत्ता कहता था वह। और इसी बीच बच्ची ने जोर से चीख लगा दी। देखिए, अभी रो ही नहीं थी, चीख लगाई थी। अब बच्ची ने, बेटी ने जैसे ही चीख लगाई, उस सुरक्षित जहां ये छुपे हुए थे, बिल्कुल कोलाहल मच गया। वहां तो बिल्कुल सभी लोग सांस बांधकर खड़े थे, छुपे हुए थे। तो बेटी ने जैसे ही चीख लगाई, सभी लोग बीरप्पन की ओर देखने लगे। बीरप्पन को भी समझ में आ गया कि अब मुझे फैसला लेना होगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। फिर बीरप्पन ने फैसला किया, इतना क्रूर फैसला मैंने जिंदगी में कभी न सुना है न पढ़ा है। बीरप्पन ने फैसला कर लिया। बीरप्पन ने एक बूढ़ी औरत की ओर देखा। यह देखिए कबूलगी जो है, जैसा मैंने बताया कि निथिपुरम चिन्नास्वामी का है। तो जो बूढ़ी औरत थी जिसकी ओर बीरप्पन ने देखा था, वह बूढ़ी औरत वैद्य का काम करती थी गिरोह के भीतर, और जो गिरोह के सदस्य बीमार होते थे, घायल होते थे, उनका इलाज जड़ी बूटियों से करती थी। तो बीरप्पन ने आंखों से आंखों में कहा कि तुम मेरी इस बेटी को अब खत्म कर दो, मार दो। वह औरत, वह बूढ़ी औरत, वह वैद्य बीरप्पन की ओर देखने लगी। तो बीरप्पन ने कहा कि फैसला लेने में देरी करने का वक्त नहीं है, यह काम तुरंत करना होगा और खत्म ऐसे करना होगा कि आवाज भी न निकले। मतलब गला घोट कर दबाया नहीं जा सकता, गोली मारकर नहीं मारा जा सकता, तो मारा कैसे जाए? अब बीरप्पन का आदेश हो गया है तो दूसरा कोई उसे करेक्ट भी नहीं कर सकता। तो बीरप्पन ने बूढ़ी औरत से कहा, इसे आर्क का फूल का जो दूध है, वह दूध जहरीला हो जाता है, जहरीली हो जाती है, उसे पिला दो। देखिए, यदि गोली मारेंगे तो फायर की आवाज होगी, गला दबाएंगे तो चिल्लाने की आवाज होगी, और यदि आप दूध पिला देंगे तो बस हिचकी निकलेगी। तो बीरप्पन ने कहा कि ये जो आर्क का फूल है, भले गणेश जी को प्रिय है, लेकिन
जब दुश्मन से लड़ने की बारी आए तो इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी करना चाहिए। तो इस तरीके से क्रूर, राक्षसी, हैवान, शैतान वीरप्पन ने उस बूढ़ी औरत से, वैद्य से, अपनी पत्नी मुथु लक्ष्मी, जो उस नवजात बेटी की मां थी, उसके सामने ही बेटी की नवजात बच्ची की हत्या करवा दी। और जब कदम कुछ देर के लिए सहमे थे उस बूढ़ी औरत के, तो उसने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा तो हम किसी और को कहेंगे। इसके कहने के बाद तो उसने वह काम किया ही जो वीरप्पन ने कहा था। तो बेटी की हत्या, और इस तरीके से वह वीरप्पन जंगल में अपना ठिकाना बनाए रखा। देखिए, जो डायरी है, जो हिस्ट्री है, 13 जुलाई 1993 को 1993 को एसटीएफ और बीएसएफ दोनों की ज्वाइंट टीम उस जंगल में घुसी थी जहां वीरप्पन के होने की सूचना थी, मतलब बोरामलई और धिम्बम के जंगलों में। वहीं एक जगह है मारी माडुबू, वहीं एक कब्र में इस बच्ची की लाश बरामद की गई थी, वीरप्पन की दूसरी बेटी की, लेकिन लाश सड़ गई थी। तो ये कहानी आप समझ सकते हैं कि वीरप्पन किस तरीके से क्रूर था, और उसे दुनिया में सबसे पहले अपनी सुरक्षा समझ में आती थी। अब तो उसने बेटी की हत्या कर पूरे गैंग में यह समझा दिया था कि मैं कितना क्रूर हूं। उसके इस फैसले से लोग कांप गए थे, लेकिन साथ में वफादार भी हो गए थे कि यह जब अपनी बेटी को मार सकता है तो किसी दूसरे को जो धोखा देने की कोशिश करेगा उसे तो नहीं बख्शेगा। तो आज वीरप्पन की इस कहानी को सुनकर मुझे विश्वास है कि आप भी क्या क्या सोच रहे होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। तो देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं, बताने को कह रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा कि यदि उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर ले। तो आज के लिए इतना ही। वीरप्पन की कहानियों में भी बहुत कुछ और है जो रोंगटे खड़े कर देंगे। तो आप बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।